इस लेसन में मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। इससे पहले कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को शुरू करें, कुछ टर्म्स हैं जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, आपके पास एक नल हाइपोथेसिस होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जिसको हम क्लेम भी कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, मैं आपको अभी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। जो भी हम मेथड यूज करते हैं, जो थ्योरी यूज करते हैं, जो प्रैक्टिस कैलकुलेशंस करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के कंपैरिजन में उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। यही सेम चीज मैंने लिखी है, द थ्योरी, methods and practice of testing an alternative hypothesis by comparing it with the null hypothesis। अब आपके पास है एक टर्म स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये क्या होती है? इज अ कंजेक्चर और कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। दिस कंजेक्चर मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका क्या मीनिंग है कि एक हाइपोथेसिस होता है स्टेटिस्टिक्स में, यानी वहां पे हम अपनी कोई ओपिनियन पेश करते हैं, हम अपनी कोई राय पेश करते हैं, या आप कह सकते हैं हम कोई नतीजा या कंक्लूजन हम पेश करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, जो कि सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता, राइट। और पॉपुलेशन का मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपने ईच एंड एवरी पर्सन, और जो भी आपने स्टडी कर रहे हैं, अगर आप उस सब को 100% कंसीडर करते हैं तो उसको आप पॉपुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास आता है नल हाइपोथेसिस। के नल हाइपोथेसिस है क्या एक्चुअली? नल हाइपोथेसिस को हम सिंबलाइज्ड करते हैं, यानी हम उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज नॉट के साथ। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो भी आपका पॉपुलेशन का मीन है वो और एज नोड आपस में इक्वल हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज स्टूडेंट की एज जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं सपोज कह देती हूँ कि वो 22 ईयर्स हैं, राइट। तो एज नॉट, ये नल हाइपोथेसिस है। ये मैंने एक आपको मफरूजा बताया, मैंने सिर्फ एक नतीजा बताया कि एवरेज एज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की 22 ईयर्स है। तो एज नॉट रिप्रेजेंट करता है नल हाइपोथेसिस को। और ये म्यू, सपोज अगर यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उन सब की एवरेज ली है, सबको काउंट किया है, तो उसके मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहता है, नल हाइपोथेसिस कहता है कि ये जो एज नॉट और म्यू है, मीन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स। अगर मैं कहती हूँ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं एज नॉट इज इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू 22। 22 कहाँ से आया? कि अगर मैंने कहा कि एवरेज एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जो 2000 स्टूडेंट्स थे, किसी की एज 25 होगी, किसी की 27, किसी की 18, किसी की 19, एवरेज 22 है। तो देखिए ये सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है कि नल हाइपोथेसिस सिंबलाइज्ड बाय एज नॉट is a statistical hypothesis that states that there is no difference between the parameter and the specific value। कोई डिफरेंस नहीं है। और आप कह सकते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, एच नॉट और म्यू, दोनों इक्वल होंगे। और याद रहे कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा आपने इज इक्वल टू का साइन यूज करना है, राइट। अब हम आते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे कि एवरेज एज 22 है, तो ये जरूरी नहीं है कि 22 है। मे बी एवरेज एज 21 ईयर्स हो, मे बी 23 ईयर्स हो, मे बी 24 ईयर्स हो। तो मैं आपसे कहूंगी नहीं, मैं आपसे अग्री नहीं करती, मैं इस नल हाइपोथेसिस से अग्री नहीं करती। मे बी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकती है एवरेज एज। तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, यानी यहां मैं अपना क्लेम पेश करूंगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एज 1 से। लेकिन अगर आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो वहां पे एज ए भी लिखा है, तो दोनों सही है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ मैं एज 1 से रिप्रेजेंट करती हूँ उसको।
इसमें ये क्या कहता है कि दोनों पैरामीटर में डिफरेंस है, यानी म्यू जो एवरेज मैंने एज आपको बताई 22 और जो हमारा हाइपोथेसिस था उनमें डिफरेंस है, तो मैं इसको कहूंगी इज नॉट इक्वल टू 22। ये मैंने आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया कि ये जरूरी नहीं है कि 22 इयर्स होगी एवरेज स्टूडेंट की, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो ये आपने सपोज कहा और मैं इसको डिनाई करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। Symbolized by H1 is a statistical hypothesis that states the existence of the difference between a parameter and the specific value। यानी ये स्पेसिफिक वैल्यू है 22 इयर्स और ये मीन है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और it states that there is a difference between two parameters। आगे चलते हैं, देखें ये ज्यादा भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है 22 से और लेसर भी हो सकती है। तो इसको हम डिफरेंट, ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम डिफरेंट वेज से बता सकते हैं, ये हमारा क्लेम है। यहाँ मैंने सिंपल कह दिया इज नॉट इक्वल टू 22। आगे चलते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। टू स्टेट द हाइपोथेसिस, देखिए मैंने आपको ये वर्डिंग में भी कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एज 22 इयर्स है, एवरेज एज, ये मैंने आपको वर्ड्स में कहा, लेकिन इसको हमने मैथमेटिकल के सिंबल यूज करके लिखना होता है, तो उसको हम कहते हैं ऐसे हाइपोथेसिस लिखते हैं। टू स्टेट अ हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस हम कैसे लिखें, रिसर्चर्स मस्ट ट्रांसलेट द कंजक्चर, मींस है इसका कंक्लूजन या आपकी ओपिनियन या आपकी राय, और क्लेम फ्रॉम वर्ड्स इनटू मैथमेटिकल सिंबल। मैंने वर्डिंग में आपको कहा इसको लिखना होगा, हाइपोथेसिस लिखते हैं हम ये सिंबल यूज करके, उसमें इज इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन, लेस, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल टू, ये सिंबल आपने यूज करने होते हैं जब हम हाइपोथेसिस लिखते हैं। और हाइपोथेसिस कौन कौन से लिखने होते हैं, कोई भी आपके पास क्वेश्चन होगा हमने एक नल हाइपोथेसिस लिखना होगा और उसके बाद हमने एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना होगा। नल हाइपोथेसिस में मैंने आपको क्या बताया कि म्यू जो भी वैल्यू दी गई होगी वो दोनों पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल्टरनेटिव है कि नहीं उसमें डिफरेंस है, राइट। तो आगे चलते हैं, ये मैं आपको साइन भी यूज करने सिखाती हूँ कि कैसे हम ये ऑल्टरनेट ये हाइपोथेसिस लिखते हैं और कैसे ये साइन यूज करते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये एक सिचुएशन लिखी है, केस 1 है कि ये तो सेम है जो मैंने आपको बताया, एवरेज एज ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज 22 इयर्स। अब आपसे कोई कहे कि इसका आपने नल हाइपोथेसिस भी लिखना है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लिखना है, तो इस ये जो है इसकी हाइपोथेसिस सिचुएशन क्या होगी, इसकी हम कैसे लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस में मैंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, एच नॉट इज इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू 22। जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा कि H1, ऑल्टरनेटिव को H1 से यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैंने, इज इक्वल टू म्यू, यानी जो पॉपुलेशन का मीन था जो मैंने 22 इयर्स का था इज नॉट इक्वल टू 22, राइट, क्योंकि ये इससे ज्यादा भी हो सकती है एवरेज एज और कम भी हो सकती है। जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो टेस्ट है इसको हम टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट कहते हैं। टू टेल क्यों कहते हैं इसको, ये जो मैंने ऑल्टरनेटिव लिखा, इसलिए कि जो एवरेज एज है ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, ग्रेटर देन 22 भी हो सकती है और लेस देन 22 भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकती है। हमें नहीं मालूम, अभी हमने इसको प्रूव करना होगा और फिर हमें चेक करना होगा कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो जब भी आप देखेंगे कि नॉट इक्वल टू है तो उसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। इट मीन्स कि ये ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन पे जा सकती है, इसलिए इसको टू टेल टेस्ट कहते हैं। सेकंड केस है आपके पास, ये भी बहुत सिंपल मैंने लिखा है कि सपोज एवरेज इनकम ऑफ अ टीचर इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ में मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है ग्रेटर देन, इसको आपने सिचुएशन को कैसे लिखना होगा। सबसे पहले आप ये सीख लें
कि आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना कैसे है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस में अगेन इसको हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू 50,000। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा, और देखें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज स्टेटेड यूजिंग द इक्वल साइन। नल हाइपोथेसिस के लिए आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आपने ग्रेटर लगाना है या लेसर, आपने सॉरी ये है लेसर, ये ग्रेटर है या नॉट इक्वल टू। ये नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू होंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स। कोई डिफरेंस नहीं है, जो एच नोड है वही म्यू है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपने ये तीनों सिंबल में से कोई सा भी एक चूज करना होगा अपनी सिचुएशन के मुताबिक। तो यहाँ लिखा है मैंने इज ग्रेटर देन, तो एच वन, आपने कहा कि एवरेज एज टीचर की 50,000 है, मैं उसको कहती हूँ, क्लेम करती हूँ कि ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा है। तो हम लिखेंगे एच वन इज इक्वल टू म्यू, यानी ये जो एवरेज है आपके पास इज ग्रेटर देन 50,000। देखिए ये वर्ड यहाँ यूज हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था। हमारे पास ये था कि द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज 22 ईयर्स, एवरेज एज थी, तो हमने कहा कि नॉट इक्वल टू, इसको हमने टू टेल कर लिया। लेकिन सेकेंड केस में जो है यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है ग्रेटर, ग्रेटर देन, तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऐसे लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड द राइट टेल। देखिए ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इसकी टेल यहाँ है, राइट की तरफ है, इसलिए इसको हम राइट टेल टेस्ट कहते हैं या वन टेल टेस्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ ग्रेटर है, यहाँ पे एक कंडीशन हो गई है कि ग्रेटर है, इक्वल में था कि ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए वो टू टेल था। अब थर्ड हम केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में है द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल बास्केटबॉल गेम इज लेस देन। सी यहाँ पे भी लेस देन का वर्ड यूज हुआ है, लेस देन ऐसे है, इसकी टेल यहाँ है, इसलिए इसको हम लेफ्ट टेल या वन टेल हाइपोथेसिस टेस्ट कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे इसका, अगेन सेम इक्वल टू का आपने साइन यूज करना है, बिल्कुल नहीं सोचना कि नल हाइपोथेसिस में हमने ग्रेटर लगाए या नॉट इक्वल टू लगाए, इसमें हमेशा इक्वल आएगा क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास पैरामीटर में एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 76, यहाँ आपने देखना होगा कि कौन सा साइन आपने लगाना है, यहाँ इज इक्वल का होगा, यहाँ आपने देखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ही लेस है तो लेस देन है, इसलिए हम इसको लेफ्ट टेल या वन टेल टेस्ट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें मैंने ये तीनों सिनेरियोज आपके पास इस तरह शो किया है कि टू टेल टेस्ट, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है, ये आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपने पहले नल हाइपोथेसिस लिखना है, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। नल हाइपोथेसिस में देखें इक्वल इक्वल, कहीं भी आपको इसके इक्वल के अलावा कोई सिंबल नहीं होगा। टू टेल, जब टू टेल टेस्ट होगा आपके पास, तो टू टेल में क्या होगा कि आपके पास दोनों डायरेक्शन में ये जा सकता है। एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे यहाँ मैं 20 लिख दूं तो इज नॉट इक्वल टू 20, तो इट मीन्स के 20 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। सेम थिंग लेफ्ट टेल टेस्ट, अगेन ये कांस्टेंट है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 18, सपोज किसी चीज का भी स्कोर 18 है, तो ये हो जाएगा कि नहीं, इसको मैं चैलेंज करती हूँ कि ये लेस देन ए है, लेस देन 8 होगा। फिर हम इसको प्रूव करके देखेंगे और उस जो भी रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करते हैं। और राइट टेल टेस्ट में अगेन ये ग्रेटर देन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है कि नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज स्टेटेड यूजिंग द इक्वल साइन, हमेशा आपने इक्वल साइन लगाना होगा, बिल्कुल नहीं सोचेंगे नल हाइपोथेसिस है लगाए, यहाँ पे आपने करना होगा। टू टेल में नॉट इक्वल टू, लेस देन में लेस देन, और ग्रेटर होगा उस वैल्यू से, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपके पास क्लेम है, क्लेम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्लेम क्या है। आपने नल हाइपोथेसिस कहा कि एवरेज एज स्टूडेंट की 22 ईयर्स है, मैं उसको चैलेंज करती हूँ कि ऐसा नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसको हम क्लेम कहते हैं। व्हेन अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ स्टडी ही इज जनरली लुकिंग फॉर एविडेंस टू सपोर्ट अ क्लेम, therefore the claim should be stated as the alternative hypothesis
इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं कि हमने जो कहा, बात हमने कही वो सही है या नल हाइपोथेसिस सही था। अ क्लेम दो कैन बी स्टेटेड, लेकिन क्लेम आप स्टेट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की सूरत में भी। अब जब हमने हाइपोथेसिस लिख लिया, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हमने नल हाइपोथेसिस भी लिख लिया और उस पे हमने अपनी पर्सनल राय भी पेश कर दी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है, हम नल हाइपोथेसिस से अग्री नहीं करते। तो उसके बाद रिसर्चर्स उस पे स्टडी करते हैं। यहाँ से हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू होती है कि जब आपने हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद वो डिजाइन करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे हम इसको मान लें कि नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, किसकी बेसिस पे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेसिस पे। तो रिसर्चर क्या करते हैं, कैसे वो सॉल्व करते हैं, कैसे हम नतीजा निकालते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही है या गलत है, उसके लिए हम करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं और फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि नल को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। देखिए फोकस नल पे है, नल लिख लेते हैं हम, नल हाइपोथेसिस, और फिर हम अल्टरनेटिव लिखते हैं, लेकिन हमने डिसीजन करना होता है नल हाइपोथेसिस पे कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और ये जो लेसन मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, ये हम इसको जो करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यूज करेंगे, ये हम जी वैल्यू कैलकुलेट में आपको करना सिखाऊंगी। और जी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब क्वेश्चन में सिग्मा गिवन हो, जब सिग्मा गिवन नहीं होता तो हम टी वैल्यू से इसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमने हाइपोथेसिस लिख लिया। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि एवरेज एज स्टूडेंट की जो थी, ये तो आपने कहा कि 22 ईयर्स है एवरेज एज ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की। मैं कहती हूँ मैं इससे अग्री नहीं करती, तो मैं कैसे लिखूंगी ऑल्टरनेटिव, म्यू इज नॉट इक्वल टू 22। तो क्या हमारे पास स्केल है, क्या रीजन है? अगर मैंने सपोज ये कैलकुलेशन की, जो मैं आपको भी सिखाऊंगी कि कैसे जी वैल्यू मालूम करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, उसके बाद मेरे पास आंसर आ गया 23 ईयर्स, तो और आपने कहा था 22, तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं या रिजेक्ट कर लूं? क्योंकि यहाँ तो म्यू है, लेकिन जो मैं कैलकुलेशंस हम करते हैं, जो जी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपने 22 ईयर्स निकाली थी जब स्टूडेंट्स 2000 थे, हमने सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला था। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये सैंपल पे बेस करता है। सपोज मैं 500 स्टूडेंट्स की एज लेती हूँ और मैंने उनकी एवरेज निकाल के कहा कि नहीं, ये तो 23 ईयर्स आया है मेरा आंसर, तो आपने कहा था 22 है, तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं या रिजेक्ट कर दूं? अगर इसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ 1 साल का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बाई चांस हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने सैंपल लिया था, यहाँ ये पॉपुलेशन था, मे बी अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा दूंगी तो ये आपके पास फिर 22 ईयर्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने सपोज 600 ले लिए या सेम 500 का एवरेज लिया, मे बी वो आ गया हमारे पास 27 ईयर्स, तो ये 22 था, मेरा आंसर 27 आया। अब क्या करें, इसको रिजेक्ट कर दें? तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि वो क्या स्केल है, वो क्या मेजरमेंट्स हैं हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में, जिसको हम यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मार्जिन हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें और रिजेक्ट करें। क्योंकि यहाँ हमेशा हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सैंपल का डाटा लेना है और सैंपल से 100% रिजल्ट आता नहीं है, तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना होता है। देखिए आगे चले, मैंने यहाँ आपके लिए यही लिखा है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसको मैंने अभी आपसे कहा कि हम जी वैल्यू, जी फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से दो तीन चीजें हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो उसके लिए ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार क्या होता है? ये सैंपल का मीन होता है, ये सैंपल मीन है, ये म्यू, ये पॉपुलेशन म्यू है। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब ये सिग्मा हमें अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। जब ये सिग्मा नहीं होगा तो सेम टेस्टिंग हम टी टेस्ट से करेंगे। लेकिन इस लेसन में मैं आपको जी टेस्ट का बता रही हूँ, जी टेस्ट फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज गिवन, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी
उसको हम कहेंगे ये टेस्ट वैल्यू आई है। इससे हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमें समझ में आया कि ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जो हमने लिखा नल हाइपोथेसिस, हम कैसे लिखा, यहाँ पे देखें एच नॉट से रिप्रेजेंट किया, म्यू इज इक्वल टू 22, राइट। अब है कि रियलिटी में नल हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी ट्रू, वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे बी के 22 ईयर्स ही हो, मैं कह रही हूँ कि नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानती, ये मेरा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन मे बी 22 ही हो, तो नल हाइपोथेसिस मे बी ट्रू, ट्रू भी हो सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता। तो हम डिसीजन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट नहीं भी कर सकते नल हाइपोथेसिस को। तो देखिए ये मैंने एक सिनेरियो तैयार किया है। एच नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, नल हाइपोथेसिस को, कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है। सपोज 22 ईयर्स ही हमारी निकल आई, हमारे ऑल्टरनेटिव में 22 ईयर्स ही निकल आई, ट्रू हो गया ये, राइट। और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ हमने सैंपल का डाटा मैंने कलेक्ट किया और सैंपल से मेरे पास एज आ गई 23। मैंने कहा नहीं जी ये तो इक्वल नहीं आ रहे, इसको हम रिजेक्ट कर दें। था ट्रू, लेकिन मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। ये एरर है कि सही था, हमने गलत कर दिया। और सेकंड क्या है कि ये नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, देखें ये ऐसे ऐसे है, इन दोनों बेस पे ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर है। लेकिन अगर ट्रू है और डू नॉट रिजेक्ट, हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, तो करेक्ट डिसीजन है। अगर इसकी 23 निकल आई है एज मेरी, तो मैं इसको फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगी, तो ये करेक्ट डिसीजन है। अब क्या है कि एज नॉट हमारे पास ये फॉल्स था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया। फॉल्स था, ठीक, हमने उसको, और ये है कि फॉल्स था और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो इसको टाइप 2 एरर कहते हैं, राइट। एरर 1 को, ये जो एरर है इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। आइए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मैंने लिखा है कि टाइप 1 एरर क्या होती है। टाइप 1 एरर अकर्स इफ वन रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। वो ट्रू था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये टाइप 1 एरर है। और वो फॉल्स था, सेकंड टाइप 2 एरर है। इफ वन डज नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ये फॉल्स था और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो टाइप 2 एरर है। लेकिन हमारा फोकस है टाइप 1 एरर में कि सही है, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या चीज होती है, क्योंकि ये सब चीजें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होंगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप टाइप 1 एरर कर देंगे। टाइप 1 एरर क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था, इफ, और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो ट्रू था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये टाइप 1 एरर है। कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 1 एरर करेंगे, और इस प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 2 एरर कर देंगे, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं बीटा से। ये हम अभी इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, हम इस पे फोकस हमारा टाइप 1 एरर पे, कि वो सही है और हमने उसको गलत कर दिया। अब रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि 3 लेवल, हम 10% कह देते हैं कि 10% चांसेस हो सकती हैं, 5% और 1%। इसके अलावा और भी है, मींस आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, 2%, 3%, लेकिन ये तीन एक स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में ही बना लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 10%, अल्फा 10% है, इसका क्या मीनिंग है, 0.10। अगर क्वेश्चन में आपके पास अल्फा दिया हो 0.10, इसका मीनिंग है 10%। टोटल 100% है, तो 10% चांस है आपके पास कि आप रिजेक्ट कर देंगे ट्रू नल हाइपोथेसिस को, कि वो ट्रू था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर अल्फा आपके पास क्वेश्चन में 0.05, जिसका मीनिंग है 5%, तो इट मीन्स कि 5% चांस है कि हमारे पास ट्रू नल हाइपोथेसिस था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर 0.011 लिखा होगा, तो 1% चांस है कि हम रिजेक्ट कर दें ट्रू नल हाइपोथेसिस को।
अब हमारे पास आता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जरूरत पड़ेगी वहां पे। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू की भी पता चलती है। क्रिटिकल वैल्यू हमने अच्छी तरह पहले लेसन में भी डिस्कस किया है। देखिए ये है, ये इसको हम बना लेते हैं। ये एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मली होना चाहिए, सॉरी ये गलत हो गया, लेकिन ये होना चाहिए। इसको हम फिर बनाते हैं। इक्वली, राइट। चले जी, एक दफा इसको बिल्कुल ये इक्वल होना चाहिए, ये मीन है। क्रिटिकल रीजन ये जो होगा, सपोज मैं पहले पढ़ देती हूँ क्या है, इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट वैल्यू दैट इंडिकेट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड दैट द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। क्रिटिकल रीजन आपका एक साइड पे भी हो सकता है। अगर आपके पास नॉट इक्वल टू है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो आपका क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे होगा, क्योंकि वो वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी होती है। अगर आपके पास है ग्रेटर देन, तो सिर्फ यहाँ राइट साइड पे होगा, और अगर लेस देन है तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन होगा। ये आपके पास पूरा एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और ये क्रिटिकल रीजन होता है कि यहाँ पे इतना परसेंट बताएगा आपको कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू सेपरेट करती है क्रिटिकल रीजन फ्रॉम द नॉन क्रिटिकल रीजन। ये क्रिटिकल रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी इसको हम ऐसे कहते हैं, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है, ये क्रिटिकल है और ये नॉन क्रिटिकल रीजन है। अब क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक अल्फा वैल्यू, ये हम टेबल से यूज करते हैं, और टेबल में अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे टेबल यूज करके हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ड्रॉ द फिगर एंड इंडिकेट द अप्रोप्रिएट एरिया। जैसे मैंने अभी ड्रॉ की थी फिगर, ऐसे ही आपने ड्रॉ करनी है। जब आपको फिगर ड्रॉ करनी आ जाएगी तो आप समझे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। सबसे पहले आपने ड्रॉ करना होता है और इंडिकेट द अप्रोप्रिएट एरिया। इफ द टेस्ट इज लेफ्ट टेल्ड, यानी आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने कहा है लेफ्ट टेल्ड है, मैं ये इससे छोटा है जो भी वैल्यू है, यानी 22 ईयर से आप कह रहे हैं कि नहीं उससे लेस देन होगी, तो यहाँ आपका क्रिटिकल रीजन यहाँ होगा। when an area equal to alpha will be on the left side, और ये अल्फा की सूरत में क्वेश्चन में दिया होगा। अगर अल्फा आपके पास दिया होगा 0.10 10%, तो इट मींस ये है 0.10, ये अल्फा हो गया आपके पास। ये क्रिटिकल है, सॉरी नॉन ये है, और ये नॉन क्रिटिकल हो गया एक्सेप्टेंस रीजन, और ये रिजेक्शन रीजन आपके पास हो गया, राइट। इफ द टेस्ट इज राइट टेल, सेम थिंग, तो राइट टेल और अल्फा आपके पास होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि आपके पास ये आपके पास क्रिटिकल रीजन होगा, रिजेक्शन रीजन। अल्फा आपके पास यहाँ पे सपोज अगर 0.05 है, लेकिन अगर दोनों, इफ द टेस्ट इज टू टेल्ड, तो जो भी अल्फा दिया होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, हाफ यहाँ होगा हाफ यहाँ होगा, क्योंकि ये है नॉट इक्वल टू, दोनों डायरेक्शन में आपका हो सकता है आंसर। ये इस तरह हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर द लेफ्ट टेल टेस्ट। अब जब हम टेबल यूज करेंगे तो कैसे होगा, अगर सपोज आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 0.05, राइट, हम जब टेबल देखेंगे और लेफ्ट टेल्ड है, तो जो भी अल्फा की वैल्यू है वो हम वहां देखेंगे। लेकिन अगर राइट टेल टेस्ट होगा तो 1 माइनस अल्फा, 1 में से हम ये अल्फा की वैल्यू माइनस कर देंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा 0.95 आया 0.975 आया, वो हम टेबल में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट टेल के लिए जो अल्फा की वैल्यू है जो भी क्वेश्चन में दी गई होगी वो हम देखेंगे, लेकिन अगर ये राइट टेल है तो 1 माइनस अल्फा होगा। लेकिन अगर टू टेल टेस्ट होगा तो हम अल्फा बाय 2, जो भी अल्फा की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, उसको 1 में से माइनस करेंगे और उसको हम देखेंगे जी टेबल में। मैं अभी आपको जी टेबल आएगा तो बताती हूँ। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो अभी मैंने सारी आपको टर्म्स बताई, क्वेश्चन आपके पास, सिनेरियो आपके पास गिवन होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, और ये जो हम यूज कर रहे हैं मैं आपको अगेन बताती हूँ
कि यहाँ z वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिग्मा मेंशन है, गिवन हुआ होगा। तो सबसे पहले स्टेट द हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस भी लिखेंगे, और फिर हम अपना भी राय पेश करेंगे कि हमारा क्लेम क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। फिर हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूट करेंगे टेस्ट वैल्यू इस जी फॉर्मूले से करेंगे, और फिर हम डिसीजन करेंगे कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। देखें सॉरी, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अ सैंपल ऑफ 256 people has a mean of 25 with a population standard deviation 6, यानी ये सिग्मा आपको दिया गया है, राइट। Test the hypothesis that the population mean is 23.5 at sigma is equal to 0.05। देखिए सबसे पहले आप डाटा लिख लें। डाटा में क्या है कि n a sample of 256, तो ये हो जाएगा 256 n हो गया आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हैज अ मीन 256 पीपल की आपने मीन लिया है, तो ये x बार है आपके पास, यानी सैंपल का है, तो ये आपके पास 25 आ गया। विद द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा आपके पास है 6, म्यू आपके पास पॉपुलेशन का आपको मीन दिया गया है 23.5, और अल्फा अल्फा आपके पास है 0.05। पूरा डाटा आपके पास कंप्लीट है। हमने ये मालूम करना है कि हमें ये एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हमने ये ड्रॉ करना है टेबल। जो मैंने स्टेप बताए थे उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं, बिल्कुल होगा। स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम। हाइपोथेसिस लिख लेते हैं, यहां मैं लिख देती हूँ। हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखती हूँ, चलें। ये हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, और ये हमारे पास हो जाएगा ऑल्टरनेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, नल को लिखेंगे एच नॉट इक्वल टू म्यू, और इक्वल टू, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में आपने इक्वल टू लगाना है, बिल्कुल नहीं सोचना कि और क्या साइन लगाएं। म्यू, म्यू का मीन क्या है 23.6। आपने ये गलती से कभी भी सैंपल का नहीं लेना, या आपने पॉपुलेशन का मीन लेना होता है 23.5। आपने कहा कि ये म्यू, इसका जो मीन है वो है 23.5, और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हूँ, मैं आपसे अग्री नहीं करती। H1 इज इक्वल टू म्यू विच इज नॉट इक्वल टू 23.5, मैंने ये कह दिया। अब इट मीन्स कि आंसर आपका इससे ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो हमने क्या करना होगा, ये हमने पहले लाइन ड्रॉ कर ली, यहां से हमने अपना ये ग्राफ बना लिया। इसके बाद हमने ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये मीन आ गया। अब हमने देखे नॉट इक्वल टू नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें ये यूज करनी होगी कि हमारे पास कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हम रिजेक्ट कर देंगे, इस नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी है 5%। अगर इसकी जगह आपके पास लिखा होगा कॉन्फिडेंस, ये नहीं दिया आपको अल्फा, लिखा हो कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल दिया हो 95, तो सेम हो जाएगा। देखें 95 दिया होगा तो इसका मीनिंग है ये सेंटर वाला पोर्शन दिया गया है कि 95% आपको श्योरिटी है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन है, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया, अल्फा दिया है, तो कोई बात नहीं, ये है, इसमें से आप 100 में से 95 माइनस कर दें, आपके पास अल्फा आ जाएगा। यहाँ हमें अल्फा दिया गया है 0.05, तो इट मींस कि ये अल्फा बाय 2 हो जाए, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, तो अल्फा बाय 2 यहाँ होगा और अल्फा बाय 2 यहाँ होगा। 0.05 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 0.025, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0.025, यानी दोनों डायरेक्शन में 0.025। ये आपके पास है क्रिटिकल रीजन कि हम नल हाइपोथेसिस को, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये परसेंट प्रोबेबिलिटी आपके पास। अब ये क्रिटिकल रीजन हम निकाले कैसे, देखे कैसे इस टेबल से, तो मैंने आपको बताया कि जब राइट का आपने देखना होगा, तो हम ये सिंपल वैल्यू राइट के देखने के लिए हमने इसमें से क्या करना होगा, इसको हमने
1 माइनस अल्फा करना है, बिल्कुल 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। तो आप इसमें से जब हमने 1 माइनस अल्फा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.025 विच इज इक्वल टू 0.975। राइट, राइट टेल के याद रखें जो भी अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस आपने ये करना है 0.975। इस टेबल में देखें, जी टेबल है, देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब लेफ्ट आपने देखना होगा तो हम नेगेटिव टेबल देखेंगे, जब राइट टेल देखनी है तो हमने ये पॉजिटिव टेबल देखना है। तो पॉजिटिव में 0.975 हमने देखा, ये एग्जैक्ट मैंने देखें हाईलाइट किया है 0.975। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखें, ये हो गया 1.9। इसको आप यहाँ से अगर हम इसको लाते हैं ना यहाँ तक तो ये आ जाएगा 1.9। और ये जो ऊपर है आपके पास हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ से आपने 6 लेना है तो 1.96 प्लस 1.96 आपके पास यहाँ पे है क्रिटिकल रीजन। और ये जो है लेफ्ट साइड पे ये होगा नेगेटिव 1.96। जो यहाँ है वो उसका ऑपोजिट यहाँ होगा, लेकिन मैं देखना आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे आपने इसको 1 माइनस अल्फा नहीं करना, ये सिर्फ राइट का रूल है। यहाँ आपने जो भी अल्फा की वैल्यू आई है 0.025 उसको इस नेगेटिव टेबल में देखना है। तो देखिए ये मैंने हाईलाइट किया है 0.025। यहाँ किसके साथ आ रही है, ये -1.5 और यहाँ से हमें मिलेगा 6, तो सेम है एग्जैक्ट। ये आपके पास क्रिटिकल रीजन हो गया, राइट। अल्फा से हमें क्रिटिकल रीजन, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, नॉन क्रिटिकल रीजन है ये। अब हमने z वैल्यू, जो फॉर्मूला हमारे पास है कि z इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज आप पुट कर दें। अगर इसकी वैल्यू 1.96 से ज्यादा आएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर इससे कम आएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम अगर यहाँ नेगेटिव 1.6 से यहाँ आएगी तो हम रिजेक्ट करते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x बार की है 25, इसकी वैल्यू है हमारे पास 25 और म्यू है हमारे पास -23.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास है 6 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन √256। यहाँ थोड़ा रूम कम है तो मैं यहाँ इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ। इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 और इसका अंडर रूट है ये 16 का है, तो 6 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास आ जाएगा 0.375 और अब इसको हम कर लेंगे तो z इज इक्वल टू 4। देखें ये हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेस्ट वैल्यू आई z की, और यहाँ पे है 1.96 क्रिटिकल रीजन है, ये इससे ज्यादा हो गई। इट मींस हमारे पास ये जो नल हाइपोथेसिस था ये हमने रिजेक्ट कर दिया, इससे ज्यादा हो गया, राइट। तो ये होगा ग्रेटर देन, ये इससे ज्यादा हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या देखें, सेम मैंने किया था कि स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम। क्लेम हमने लिखा, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट की, और यहाँ पे ये क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के स्टेप्स भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप भूल गए हैं यहाँ से आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूट द रिजल्ट, यानी जी फॉर्मूला को यूज करके हमने किया, और मेक द डिसीजन, फिर हमने डिसीजन किया कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी सिनेरियो को अगर मैं कहूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने देखिए कुछ मेंशन नहीं था तो मैंने नॉट इक्वल टू कह दिया था। इसी सिनेरियो को अगर मैं लिखूं, कैसे हम इसको लिखेंगे, मैं इसको लिख देती हूँ, वो डाटा तो बिल्कुल सेम है, z इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला आपके लिए दोबारा लिख देती हूँ, यही फॉर्मूला आपने यूज करना है। और z की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है, सॉरी ये सिग्मा है ये n है, z की वैल्यू हमारे पास आई है 4। लेकिन ये याद रहे कि ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, z वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं जब सिग्मा हमें अवेलेबल हो। नेक्स्ट लेसन में सिग्मा अवेलेबल नहीं होगा तो सेम टेस्टिंग हम टी टेस्टिंग से करेंगे। जब सिग्मा होगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। सेम है, एवरीथिंग सेम है। यहाँ मैं आपसे कहती हूँ कि बस हम इसको, आप कह रहे हैं कि एच नॉट इज इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू 23.5। अब हम इसको दूसरे एंगल से लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती, ये म्यू जो है ये ग्रेटर देन है 23.5। तो ये राइट टेल टेस्ट हो गया, यहाँ राइट टेल।
तो आपके पास सिर्फ ये आपका तो सेंटर वाला हो गया, ये मीन है। तो क्रिटिकल रीजन आपके पास राइट पे आएगा, ग्रेटर देन है, देखिए इस तरफ है, टेल इस तरफ है, तो ये आपके पास है क्रिटिकल रीजन, ये नॉन क्रिटिकल यानी एक्सेप्टेंस रीजन है। इसमें अब आपने दोनों टेबल नहीं देखने। और ये अल्फा की क्या वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो मैंने कहा जब राइट टेल होगा तो हम अल्फा कैसे देखते हैं, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0.95 के। लास्ट में क्या था, लास्ट वाले सिनेरियो में क्या था हमारे पास, कि हमने इस अल्फा को डिवाइड किया था 2 पे, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू था। तो 0.025 यहाँ था और मैंने 1 में से 0.025 माइनस किया था। लेकिन यहाँ पे आपके पास राइट है तो 0.05 आपने माइनस करना है। 0.95 को आप देखें कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है 1.65। तो क्रिटिकल रीजन है 1.65 पॉजिटिव। अब आपने z वैल्यू से इसको कंपैरिजन करना है कि अगर z वैल्यू आपकी यहाँ पे से 1.65 से कम हो जाएगी आती तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, ये ज्यादा है, हमने इसको नल हाइपोथेसिस को इस केस में भी रिजेक्ट कर दिया है। अब सेम सिनेरियो को मैं लेफ्ट टेल पे अप्लाई करती हूँ और देखें क्या होगा। सेम सिनेरियो, z की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है जो कि 4 आ गई है आपके पास। अब ये लेफ्ट है, ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है, अल्फा आपके पास है 0.05 और लेफ्ट पे आपने नेगेटिव टेबल को देखना है। राइट पे आपने 1 माइनस अल्फा करना है और वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन लेफ्ट पे आपने जो अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। राइट, ये आपके पास हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, एच नॉट इज इक्वल टू म्यू, आप कह रहे हैं कि ये 23.5 है और मैं कहती हूँ मेरा आप क्लेम है इस पे इज इक्वल टू कि ये इससे लेस है। अब आप इसको जब लेस होगा तो यहाँ वैल्यू आएगी, जब यहाँ वैल्यू आई तो देखें किसकी, 0.05 की वैल्यू देखनी है हमने। 0.0505 यहाँ ये हो गई इन दोनों के बीच में, तो हम इसको कहते हैं माइनस, क्रिटिकल रीजन है 1.65 और z की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ से हमने इसको रिजल्ट इसका ड्रॉ करना है कि क्या होगी, इसकी 4 है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव 1 पॉइंट ये इससे ज्यादा आ गई है। राइट, तो इस पे ही आपने डिसीजन करना है। आगे चलते हैं, ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ बनाए हैं यूजिंग द z टेबल फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। आपने खुद क्रिटिकल वैल्यू इन टेबल्स को कंसल्ट करके देखनी है। आपकी बुक्स के आखिर में भी ये टेबल होते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0.05, लेफ्ट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल। देखिए पहले आप बना लें, जब आप फिगर बना लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये है आपके पास लेफ्ट टेल, अल्फा कितना है आपके पास 0.05। तो लेफ्ट के लिए जो भी अल्फा की वैल्यू है वो एग्जैक्ट आपने नेगेटिव टेबल में देखनी है और इसका आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन प्लीज पहले आपने खुद सॉल्व करना है फिर आंसर टैली करना है। 2 टेल होगा तो आपने इस अल्फा बाई 2 को 2 से डिवाइड करना है और ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आ जाएगा, यहाँ पे हाफ यहाँ हो जाएगा और हाफ यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ वाली जो भी वैल्यू आएगी आपके पास हाफ करने के बाद वो आपने माइनस की टेबल में देखनी है और जो यहाँ वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा करके जो आएगा आपके पास रिजल्ट वो आपने टेबल में देखना है। ये आपके पास आंसर्स मैंने दे दी हैं लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब क्या है, फॉर ईच कंजेक्चर और कंक्लूजन स्टेट द नल हाइपोथेसिस, ये मैंने कुछ आपके लिए सिनेरियोस लिखे हैं, आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद लिख के प्रैक्टिस करनी है। याद रहे कि नल हाइपोथेसिस में सिर्फ इक्वल टू का साइन होगा, बाकी ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू आपने यहाँ यूज करने हैं। इसके भी आंसर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, पहले आपने प्रैक्टिस करनी है फिर आंसर टैली करने हैं। आखिर में एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है। सपोज मैंने लिखा है कि पाकिस्तान में एवरेज IQ स्कोर ये है, इसको आप पढ़ लें। सेम आपके पास द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन देखें इस गिवन है, सिग्मा आपके पास 13 है। School principal claim the student in his school district have an IQ higher than 102.5. He selects a random sample of 30 students, तो number of observation 30 हो जाएंगी आपके पास और अल्फा आपके पास 10 है। आंसर मैंने इस क्वेश्चन का लिख दिया है। राइट, अब आपने क्लेम, तीनों क्लेम पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने नॉट इक्वल टू भी करके देख लें, ग्रेटर देन करके भी देख लें, लेस देन करके भी आप देख सकते हैं।
राइट। लेकिन मैंने ये आपका सिंपल एक केस पे बना के आपको आंसर ये दिया है, आपने इसके तीनों की प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।